हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज की अगली कॉमिक्स वन रक्षक। यह संपूर्ण विश्व एक जंगल है। इसकी पालन करता है प्रकृति। हम सभी भक्षक, केवल एक है रक्षक। कैसे बना प्रकृति का एक भक्षक प्रकृति का रक्षक, एक वन रक्षक की महागाथा। महायोद्धाओं का सदैव एक गौरवशाली महाइतिहास होता है। 50,000 साल पहले भेड़िया मानवों का राज्य था वुल्फानो। वुल्फानो का शक्तिशाली राजा था वुल्फा। शक्ति परीक्षण हर योद्धा की असमाप्त भूख होती है, जिसके लिए या तो वो युद्ध लड़ता है, युद्ध नहीं होते तो आखेट करता है। ऐसे ही एक दिन वन में उसकी मुलाकात हुई कोंकणी राज्य की मानव राजकुमारी सुरवया से। सुरवया के रूप सौंदर्य पर राजा वुल्फा अपना दिल हार बैठा, किंतु सुरवया ने उसका प्रेम निवेदन से ठुकरा दिया। राजा वुल्फा के दिन का चैन और रातों की नींद सब सुरवया के रूप सौंदर्य ने छीन लिए थे। तब गुरुराज भाटकी द्वारा दी गई सम्मोहिनी माणिक माला से सुरवया के मस्तिष्क को सम्मोह लिया वुल्फा ने। अपना अस्तित्व भूलकर राजा वुल्फा को समर्पित हो गई सुरवया। कोंकणी की राजकुमारी बन गई थी वुल्फानो की महारानी और एक नन्हे भेड़िया मानव की माता, जिसका नाम बड़े प्रेम से रखा गया कोबी। वुल्फानो में खुशियों के असंख्य पक्षी चहचहा उठे, किंतु प्रवासी पक्षियों की भांति खुशियों के वो पक्षी भी ज्यादा समय वुल्फानो में न टिके। कोंकणी के राजा कोंकण को अपनी पुत्री का वुल्फानो में मिली कैद का समाचार मिल गया। उसने एक जंगी सेना के साथ वुल्फानो को रौंद डाला। राजा वुल्फा को कैद करके वह रानी सुरवया को कैद मुक्त करवाकर कोंकणी लाया गया। शमशान बने वुल्फानो के राजमहल की प्राचीर पर खड़े गुरुराज भाटकी के सीने में बदले का ज्वालामुखी सुलग रहा था। उस बदले की आग को शांत करने के लिए उन्हें चाहिए था एक वीर, एक राजवीर, एक महावीर, एक महायोद्धा। नवजात कोबी को अपनी दृढ़ बाहों में उठाते समय उनके मन में यही प्रण था कि संपूर्ण मानव जाति को जो केवल अपनी हुंकार से दहला दे, ऐसे महायोद्धा का निर्माण करूंगा। वल्फानो की भूमि एक विशाल तवा बन गई और उस पर गुरुराज भाटकी के युद्ध शास्त्र के ज्ञान पर तपने लगा सुकुमार कोबी। जिस प्रकार मिट्टी तपने पर कठोर घड़ा बनती है, स्वर्ण मनमोहक आभूषण और लोहा घातक हथियार, उसी प्रकार कोबी बन गया था एक महायोद्धा। एक महायोद्धा जिसके युद्ध कौशल की अभी कोई परीक्षा नहीं हुई थी, और जिस योद्धा की परीक्षा ही ना हुई हो वो महायोद्धा कैसे कहलाया जा सकता था। तब गुरुराज भाटकी ने कोबी को भेजा बलिष्ठ गढ़ के सम्राट भुक्रक की प्रतियोगिता में, जहां ब्रह्मांड के श्रेष्ठ वीर अपने बल प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए थे। लक्ष्य था ओथेपो का ताज। भीषण खून खराबे और असाधारण शक्ति प्रदर्शन के पश्चात कोबी ने ओथेपो का ताज प्राप्त कर लिया। कोबी ने ताज सम्राट भुक्रक के हाथों में सौंप दिया। सम्राट भुक्रक ने प्रतियोगिता को उपहार अद्वितीय सुंदरी अपनी कन्या राजकुमारी सुकन्या का हाथ कोबी के हाथ में सौंप दिया, किंतु कोबी ने वह उपहार ठुकरा दिया। उसके अनुसार उसने वह प्रतियोगिता अपने गुरुराज की आज्ञा का सम्मान रखने के लिए जीती थी, किसी उपहार के लोभ में नहीं। विजेता कोबी वापस वुल्फानो लौट आया। गुरुराज भाटकी का शीश गर्व से तन गया था। अपनी व्याकुल छाती से लगा लिया उन्होंने ब्रह्मांड विजेता महायोद्धा कोबी को। उस आलिंगन में उस महायोद्धा को असीम सुख मिला। लेकिन कैसा था वह यह महायोद्धा, जिसके पास भविष्य की कोई दृढ़ कल्पना नहीं थी, कोई संकल्प नहीं था। तब गुरुराज भाटकी ने कोबी को उसके पिता वुल्फा और माता सुरव्या के बारे में बताया। 20 वर्ष तक जिस योद्धा का पिता अपमानजनक कैद में हो, क्या उसका हृदय दहल न उठेगा? क्या उसकी भुजाएं फड़क न उठेंगी? क्या उसकी वीरता दहक न उठेगी? यही हाल हुआ कोबी का भी। वो हुंकार उठा, उसके नेत्रों में चिंगारियां एकत्रित हो उठी। किसी विशाल सेना की तरह उसके शरीर में खून का हर कतरा ललकार उठा। तभी हाथ में ओथोपे का ताज लिए वहां पहुंची सुकन्या। वह अपने पिता के मानव रक्त बहाकर ब्रह्मांड विजय प्राप्त करने के कुत्सित इरादों पर पानी फेरने के लिए वह परम शक्तिशाली ताज चुरा लाई थी। उसने वह ताज अपने प्रथम प्रेम कोबी के सुरक्षित हाथों में सौंप दिया, किंतु उस निष्ठुर ने वह ताज और सुकन्या का प्रेम दोनों ठुकरा दिए। उसे अपनी शक्ति पर गुरूर था और अपने पिता के निष्फल प्रेम के कारण प्रेम शब्द से नफरत, किंतु सुकन्या का प्रेम निश्चल था और ब्रह्मांड की तरह असीम था। तभी वहां पहुंचा सम्राट भुक्रक और उसने कोबी पर कर दिया एक जानलेवा वार, किंतु वह वार सुकन्या ने अपनी छाती पर झेल लिया। उसके इस महाबलिदान ने कोबी के कठोर हृदय को भी चीर डाला। गुरुराज भाटकी ने सम्राट भुक्रक को मार गिराया। इधर अपनी बाहों में सुकन्या की निष्प्राण देह संभाले अपने घुटनों पर गिर गया कोबी भी। उसके दिल में सुकन्या के प्रेम का अंकुरण हो गया था, अगर अमर प्रेम जो युग युगांतर जन्म जन्मांतर तक जीवित रहता है। महाशोक से वेहल था आज कोबी। कैसा अनोखा दिन था। विजय की खुशी मिली तो साथ ही पिता की परतंत्रता का शोक भी मिला। प्रेम मिला लेकिन वो भी मुट्ठी में ना समाये रह सका।
तुरंत मिट्टी में मिल गया। किंतु योद्धा न ज़्यादा समय आनंद में डूबे रह सकते हैं, न शोक ही मना सकते हैं। उन्हें प्रस्थान करना ही होता है युद्ध के लिए। कोबी भी निकल पड़ा अपने जन्मदाता का आशीर्वाद पाने के लिए। उसे लड़ना था अपने जीवन का निर्णायक युद्ध। ताल में जिस प्रकार नौका काई को चीर देती है, वैसी कोबी के जाबाज संचालन में भेड़िया मानवों की सेना ने कोंकणी सेना को चीर फाड़ डाला था। कोबी ने तत्काल सम्राट वुल्फा को बंदी गृह से मुक्त करा लिया था। पराक्रमी पुत्र को देखकर सम्राट वुल्फा की छाती जहाँ गर्व से चौड़ी हो गई, वहीं अपार हर्ष से आंखें भीग गई। किंतु माता सुरव्या उसको कोंकण में न मिली। उसका पुनर्विवाह हो चुका था मोरागढ़ के राजा उग्रग्रीव के साथ। तत्काल सम्राट वुल्फा के साथ कोबी ने मोरागढ़ को कूच किया। उसे अपनी जननी की चरण वंदना जो करनी थी। मोरागढ़ की छाती को रौंद डाला भेड़िया मानवों की फौज ने। किंतु मोरागढ़ में माता की ममता से नहीं, नफरत ने स्वागत किया। उसने पिता और पुत्र दोनों का ही तिरस्कार किया, यहाँ तक कि अपने ही पुत्र को पाषाण प्रतिमा हो जाने का शाप दे डाला। पिता के सामने ही 20 वर्षों की तपस्या के पश्चात मिला पुत्र मूर्ति हुआ जा रहा था। सुरव्या के कदमों में गिरकर गिड़गड़ा उठा वो पिता और पुत्र के जीवनदान की भीख मांगने लगा। ममता तनिक द्रवित हुई और शाप मुक्ति का मार्ग बना। अब कोबी पाषाण की जगह स्वर्ण प्रतिमा बन चुका था। अब उसे जीवन तभी वापस मिलना था जब किसी कुंवारी कन्या का रक्त अकस्मात ही उस पर टपक पड़ता। शापों से मुक्ति सरल नहीं होती। 50,000 साल व्यतीत हो गए। 20वीं सदी में आसाम के जंगलों में कुंवारी कन्या जीना का रक्त कोबी की स्वर्ण प्रतिमा पर गिरा। जीवित हो उठा महायोद्धा कोबी। 50,000 साल पहले का वुल्फानो, जो आज असम का जंगल काजीरंगा अभ्यारण्य था, उसे ही अपनी कर्म भूमि बना लिया कोबी ने। वन्य और वन्य प्राणियों की सुरक्षा का भार उसने अपने मजबूत कंधों पर उठा लिया। वो जंगल वासियों के लिए बन गया जंगल का देवता और वन अपराधियों के लिए कहलाया जंगल का जल्लाद। एक तरफ मानव निर्बाध गति से प्रकृति एवं पर्यावरण को दूषित कर रहा था और दूसरी तरफ कोबी विशाल पृथ्वी के एक छोटे से टुकड़े पर प्रकृति को जीवन देने की एक तुच्छ सी कोशिश में लगा हुआ था। क्यों वह वन रक्षक बना, वह खुद भी नहीं जानता था। उसके इस भागीरथी प्रयत्न में उसके सहयोगी बने फूजो बाबा, जिनके पास काजीरंगा अभ्यारण्य वन जीवन का अथाह ज्ञान था। दूसरी सहयोगी बनी फ्रांस की जासूस जेन, जो कोबी को असीमित प्रेम करती थी और उसके साथ काजीरंगा अभ्यारण्य में ही रहने लगी। किंतु अपने भेड़िया मानव पिता और माता के प्रेम के हर्ष से शुद्ध कोबी ने जेन के प्रेम को स्वीकार नहीं किया। उसे लगता था कि मानव और भेड़िया मानव का मिलन विनाशकारी होगा, लेकिन प्रेम की बरखा में भीगने से कोई ओट भी नहीं बचा सकती। कोबी भी जेन के प्रेम में भीग उठा। लेकिन यह प्रेम संयोग गुरुराज भाटकी की चाल से संभव हुआ था। गुरुराज भाटकी को जब कोबी ने वुल्फानो जाने से मना कर दिया, तब उन्होंने उसके शरीर में फोबोस मोबोस की विनाशकारी व शांति प्रिय दोनों शक्तियां एक साथ प्रविष्ट करा दी, जिससे कोबी के शरीर का कभी इंसान जाग उठता था तो कभी जानवर। वन और वनवासी संकट में पड़ गए थे। जंगल के देवता कोबी की निष्ठा संदेह के बादलों से घिर गई। दुविधा भूमि पर भूकंप के समान होती है, जिस पर किसी के कदम टिके नहीं रह सकते। काजीरंगा वन कोबी को अस्वीकार करने लगा। गुरुराज भाटकी का सपना पूरा होने को था कि एक व्यवधान उत्पन्न हो गया। फोबोस और मोबोस की शक्तियों ने कोबी के शरीर को विभक्त कर दिया। कोबी के शरीर से उसके अंदर का जानवर रूपी कोबी अलग हो गया और अंदर बाकी रह गया इंसान, जो कहलाया भेड़िया। गुरुराज भाटकी की चालबाज गोटियों का शिकार हुए जानवर कोबी ने जेन के साथ बलात् विवाह किया और उसे अपने साथ वुल्फानो ले जाने लगा। तब भेड़िया और कोबी के बीच हुई एक भीषण जंग, जिसके परिणाम स्वरूप गुरुराज भाटकी का षड्यंत्र विफल हुआ। किंतु कोबी और भेड़िया के बीच सदा के लिए अटूट वैमनस्य पैदा हो गया। कभी जेन की वजह से दोनों के बीच की खूनी मुठभेड़ें टली, तो कभी जेन ही दोनों के बीच टकराव का कारण बनी। मानव स्त्री व भेड़िया मानव के प्रेम संबंधों से एक बार फिर विनाश निकट आ रहा था, और अब तो प्रेम संबंधों में एक कड़ी और जुड़ गई थी, सुकन्या। कोबी, जेन और भेड़िया के मध्य आ खड़ा हुआ सुकन्या नाम का महामानसिक द्वंद्व। एक वन रक्षक अपने कर्तव्यों से भटक रहा था। जीवन एक संघर्ष है। इस संघर्ष में विजय पाने के लिए किया जाता है संकल्प। उस संकल्प की दृढ़ता पर ही कर्तव्य पथ पर चला जाता है। कोबी ने क्यों वन की रक्षा का ही संकल्प लिया? क्यों आज वो अपने कर्तव्य पथ पर भटक गया है? हर महायोद्धा का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। क्या है कोबी का इतिहास? इस इतिहास को जानने के लिए हम जाएंगे कोबी के भविष्य में, सन 7009 में। सन 7009 दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक पूर्वी गोलार्ध, जहां प्रकृति ने जमकर हरियाली बिखेरी थी। दूसरा पश्चिमी गोलार्ध, जहां हरियाली के नाम पर एक तिनका तक नहीं बचा था। पूर्वी गोलार्ध के लोग पूर्णतः प्रकृति की गोद में रहते थे। आधुनिकता की आंधी थम गई थी। पश्चिमी गोलार्ध के लोग विकास के पीछे पागल थे। दुनिया पर राज करने के लिए ताकत की जरूरत है, और ताकत के लिए विध्वंसक हथियारों की जरूरत है।
परिणाम स्वरूप पृथ्वी की रक्षा कवच ओजोन टूट गई, पेड़ पौधे हरियाली प्रदूषण के कारण मर गए। अल्ट्रावायलेट किरणों की भयंकर गर्मी के साथ अन्य प्रकार के विकिरणों का स्तर भी इतना बढ़ गया कि इंसान शैतान नजर आने लगा। जिंदा रहने के लिए इंसान मशीनों पर निर्भर हो गया। पश्चिमी गोलार्ध, जहां हरियाली के नाम पर घास का एक तिनका तक ना बचा था, सब कुछ मानव निर्मित था। ऐसे लोग मानव कहलाए जाएंगे या कहलाए जाएंगे भक्षक। सावधान, भक्षकों ने हमला कर दिया है। इस पूरे पूर्वी गोलार्ध की रक्षा का दायित्व मेरे कंधों पर है। तुम्हारा दिया तिलक हमेशा से जंगल के इस योद्धा का अभेद शस्त्र बना है। अपने प्रेम की ताकत का तिलक मुझे दो जेन। उफ, ये क्या? रक्त? ओ नहीं, ये क्या था? उफ, अनायासी तीव्र जलन हो रही है मस्तिष्क पर। आ रक्त उस लड़की का है। क्या हो रहा है ये? कौन है ये कन्या? ये भक्षकों के क्षेत्र से आई है। ये भक्षकों की साथिन है। इसे तुरंत खत्म करना होगा। ठहरो, खबरदार, इस पर हाथ ना उठाना। ये मेरी जेन है। जेन? मगर कोबी ये दुश्मन है। श्यों श्यों ओह, तो यही है कोबी, पूर्वी गोलार्ध का भक्षक, सॉरी रक्षक। मेरे प्रहार से शत्रु पत्थर में बदल जाता है। रुको, ये क्या कर रही हो? श्यों, तुम जेन हो, मेरी जेन। 5,000 साल पहले तुम मुझसे जुदा हो गई थी। पहचान लिया मैंने तुम्हें। तुम जेन हो। तुम्हारे रक्त से मेरे मस्तक पर हुए इस तिलक ने मुझे वो एहसास किए दिया है। था पागल हो गया तू किसी जैन के प्यार में, जो अपनी शत्रु तुझे जैन दिखाई पड़ रही है। मेरा नाम रिया है। पश्चिमी गोलार्ध के महामानव सम्राट रक्तिंग की पुत्री हूं मैं। बहुत नाम सुना था तेरा को भी। लोग कहते हैं तू जंगल का जल्लाद है। तेरी शक्ति के अद्भुत किस्से सुन सुनकर ईर्ष्या से पागल हो जाती थी मैं। सोचा था अपनी ताकत से तेरा सिर अपने कदमों पर झुकाऊंगी, इसलिए चली आई थी यहाँ। मगर तू तो एक पागल मजनू निकला। इरादा बदल दिया मैंने अपना। झुकाऊंगी नहीं, काटूंगी अब तेरा सिर और भेंट में ले जाकर दूंगी अपने पापा को। फिर पूर्वी गोलार्ध पर पश्चिमी गोलार्ध का शासन होगा। हमें जो चाहिए वो हमें हासिल होगा। तुम्हें जो चाहिए वो मुझे प्रकृति ने दिया है। प्रकृति वो तुम्हें भी देना चाहती थी, अब भी दे सकती है, लेकिन तुम लोगों को अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। विकास की अंधी दौड़ छोड़कर प्रकृति की शरण में आना होगा। अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है। छपाक, मुझे इंद्रधनुष रंगों का एहसास हो रहा है। यह जीवन निर्जर है। देखो, प्रकृति ने तुम्हें तुम्हारा जेन वाला रूप लौटा दिया है। महसूस करो, तुम्हें तुम्हारी त्वचा में इन फूलों की कोमलता का एहसास हो रहा होगा। नसों का उबाल इस निर्मल जल के समान शीतलता का बोध करा रहा होगा। ये सब क्या है? ये जिंदगी का एहसास है जेन। प्रकृति जिसे अपनी बाहों में ले लेती है उसे जिंदगी के सारे सच्चे एहसासों से भर देती है। तुम्हारे जिस्म में समाया भक्षक मर गया है। कोबी, तुम नियम तोड़ रहे हो, और नियम यह है कि शत्रु के साथ शत्रु सदी का ही व्यवहार होना चाहिए। याद रखो, नियम टूटते हैं तो पतन होता है। अवश्य होता है महारक्षक वृद्धक, मगर यहाँ कोई शत्रु नहीं। तो यह कौन है? यह जेन है, मेरा वो प्रेम जिसके लिए मेरी रूह 5,000 वर्षों तक तड़पती रही। आखिर आज ये मुझे मिल गई। ये भक्षकों के क्षेत्र से आई, ये शत्रु है, और शत्रुओं पर विश्वास करना नादानी होगी, और प्रेम पर विश्वास करना प्रेम का अपमान होगा। देखो, प्रकृति ने भी इसे माफ कर दिया। अब इसका मन निर्मल जल की तरह साफ है। देखो, इसके चेहरे पर छल व मक्कारी की कहीं कोई छाया तक नहीं। यह प्रेम नहीं, तुम्हारा स्वार्थ है, जो तुम्हें कर्तव्य की राह से विमुख कर रहा है। इसके परिणाम गंभीर होंगे कोई देवता। मैं अपने कर्तव्य को समझता हूँ। मेरा प्रेम मुझे कर्तव्य पद से विमुख नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ भक्षकों को उनके आक्रमण का मुंह तोड़ उत्तर देने, लेकिन उसको पूरे आदर व सम्मान के साथ किले में ले जाओ। इसको वही सम्मान दो जो तुम मुझे देते हो। ऐ वृक्षों, हाथ बढ़ाओ। 3,000 किलोमीटर दूर जाना है जहां भक्षकों का हमला हुआ है। ऐ समुद्र, अपनी जल लहरों की गति बढ़ाओ। आसाम के जंगलों में 3,000 किलोमीटर दूर। वाह, एनर्जी भरकर काफी स्वादिष्ट है। ब्लडी हेल, जहां से गुजरता है वहां नरक छोड़ जाता है। खूब एनर्जी भर लो अपने शरीर में। कोबी को हमारे इस हमले की खबर मिल चुकी होगी। जिंग 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 आता ही होगा वो इनकी रक्षा के लिए, मगर इस बार हम उसे यहां से जिंदा बचकर नहीं जाने देंगे। कोबी देवता के आने तक इन्हें रोके रखना होगा। मैं ब्लैंक टन, मैं जानता हूं तुम्हें संतुलक चाहिए। प्रकृति ने मुझे संतुलक प्रदान किया है, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए। भक्षकों के गोलार्ध का प्रदूषण व विकिरण से पूर्वी गोलार्ध की रक्षा करता है संतुलक। उठाओ, शत्रुओं से टकराओ। थर 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 थर। संतुलक और इस पूर्वी गोलार्ध की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, परंतु पूरे पूर्वी गोलार्ध पर फैले मेरे अनुयायी भेड़ियों का रक्षा घेरा तोड़कर अक्सर इस पार आ जाते हैं, यह भक्षक, संतुलक को पाने के लिए। लेकिन इनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। स्पुश!
पूर्वी गोलार्ध की तबाही चाहने वालों को यहाँ केवल मौत मिलेगी। हा हा हा, आ गया मेरा दुश्मन। प्रकृति ने मुझे प्रकृति हथियार दिए हैं, निर्जीव हैं पर ऐ चट्टानों, शत्रुओं का नाश करो, जीवित प्राणियों से बेहतर है। कहना मानते हैं। भाग भाग धूम। घातक ऊर्जा प्रहार से अपने दुश्मन का नामो निशान तक मिटा देने वाले शस्त्र हैं इनके पास। मगर प्रकृति के प्रकाशक सूर्य की शक्ति का धूल के कण बराबर ताप भी इनको भाप में बदल देने के लिए काफी है। ऐ सूर्य, प्रकृति का एक अंश भी नष्ट हुए बिना शत्रुओं का नाश करें। तो ये न्यूक्लियर ब्लास्ट तेरे पूरे जंगल को तहस नहस कर डालेगा। परमाणु विस्फोट के विकिरण का एक अंश भी यहां नहीं रहने देगा ये चक्रवात, और इस घातक विकिरण को अपने आगोश में समेट कर उड़ा ले जाएगा यहां से दूर। जाओ जाओ, बना दो भक्षकों की कब्रें। मैं इन लोगों का शत्रु नहीं हूं, मैं इन लोगों को खुशहाल देखना चाहता हूं, किंतु ये लोग प्रकृति की रक्षा के लिए संतुलक को नहीं चाहते। ये लोग पूर्वी गोलार्ध की प्रकृति को असंतुलित करने के शैतानी उद्देश्य से संतुलक चाहते हैं। वास्तव में ये लोग इंसान बनकर रहना ही नहीं चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं वन रक्षक के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।